Hello everyone, it's the fourth lecture of Indian Penal Code and in today's lecture we'll do one model answer practice. आज की क्लास में हम एक मॉडल आंसर प्रैक्टिस करेंगे. मेंस में आपको किस तरीके से आंसर लिखना है उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. अगर कोई इम्प्लाइड क्वेश्चन आता है, कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, कोई सिचुएशन आपको दी जाती है, किसी केस के फैक्ट्स आपको दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इस पे आप डिसाइड करो कि कौन सा ऑफेंस बनता है, अपना आंसर फ्रेम करो, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से आपने आईपीसी के प्रोविजंस को रेफर करना है, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को अपने आंसर में लिखना है और किस तरीके से आपने अपना आंसर फ्रेम करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके. राइट. तो ये प्रैक्टिस हम आज की क्लास में करेंगे. कोई भी एक ऑफेंस लेंगे आईपीसी का, एक सिचुएशन लेंगे और फिर हम उसको डिसाइड करने की कोशिश करेंगे, अपना आंसर लिखने की कोशिश करेंगे. राइट. सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. ओके, तो हम मॉडल आंसर प्रैक्टिस कर रहे हैं. फटाफट से फैक्ट्स ले लेते हैं, सिचुएशन ले लेते हैं आज के मॉडल आंसर की प्रैक्टिस की. सी, फैक्ट्स ये हैं that there is a wife who is threatening her husband for rupees 50,000 and she is saying that if her husband does not give rupees 50,000 to her then she will set fire on her body. एक वाइफ है, एक पत्नी है, वो अपने पति को, अपने हस्बैंड को थ्रेट कर रही है, डरा रही है, धमका रही है कि वो अपने आप को आग लगा लेगी अगर उसके पति ने उसको 50,000 रुपए अभी के अभी नहीं दिए तो. अब डरता मरता क्या ना करता. पति डर गया कि अगर इसने आग लगा ली अपने आप को, अगर ये मर गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इस डर में आके द हस्बैंड गेव rupees 50,000 एज आस्क्ड बाय द वाइफ. देन एंड देयर पति ने उसी टाइम 50,000 रुपए निकाले, उसके पास रखे हुए थे और उसने अपनी पत्नी को दे दिए. ये फैक्ट्स हैं आज की मॉडल आंसर के, जो हमने मॉडल आंसर लिखना है. सिचुएशन ये है. अगर इस तरीके की सिचुएशन आपके पास आती है मेंस में और उसमें नेक्स्ट क्या आपसे पूछेंगे, डिसाइड व्हाट ऑफेंस द अक्यूज्ड वाइफ हैज कमिटेड इन दिस. आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑफेंस किया है अक्यूज्ड वाइफ ने. तो आज की क्लास में भी हम यही डिसाइड करेंगे और अपना आंसर लिखेंगे. एक बार मैं फैक्ट्स को लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए. अ वाइफ threatens her husband that she will set fire on her body if he does not give rupees 50,000 to her. 50,000 to her. The husband gave the asked amount of rupees 50,000 to his wife. Then and there. Decide whether the accused wife has committed the offense of extortion or not. Also, if any other offense she has committed
also explain if any other offense she has committed. ये क्वेश्चन है, ठीक है। फैक्ट्स आपको समझ आ गए that there is a wife who has threatened her husband that she will set fire on her body if her husband does not pay rupees 50,000 to her. The husband has paid rupees 50,000 because husband नहीं चाहता था कुछ भी मिस हैपनिंग हो, कुछ भी परेशानी, कोई भी दिक्कत में वो आए, तो उसने उसी टाइम अपनी पत्नी को 50,000 रुपए दे दिए। हमें ये डिसाइड करना है क्वेश्चन में कि जो अक्यूज्ड वाइफ है उसने एक्सटोर्शन एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड। सेक्शन 383 आईपीसी डिफाइंस एक्सटोर्शन। हमने एक्सटोर्शन अभी नहीं किया है, जब हम ये ऑफेंस को समझेंगे सेक्शन 383 में जाएंगे उस टाइम मैं आपको बहुत डिटेल में जाके इसको समझाऊंगा, बट अभी के लिए एक ऑफेंस हमें पिक करना था तो फैक्ट्स मैंने ये ले लिए, तो उसमें हम कोई भी ऑफेंस पिक कर सकते थे, बट मैंने एक्सटोर्शन के फैक्ट्स लिए हैं, राइट। तो हमें डिसाइड ये करना है कि इन फैक्ट्स के हिसाब से वाइफ ने एक्सटोर्शन किया है कि नहीं किया है, और अगर कोई और ऑफेंस भी उसने किया है तो वो भी हमें एक्सप्लेन करना है और अपने आंसर में मेंशन करना है, और उसको बहुत एक तरीके से ड्राफ्ट करना है, फ्रेम करना है अपने आंसर में, सो दैट वी कैन गेट फुल मार्क्स, ठीक है। अब यहां पे क्योंकि हमने एक्सटोर्शन नहीं किया है, हमें नहीं पता है एक्सटोर्शन क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि एक्सटोर्शन होता क्या है। सेक्शन 383 के अंदर है एक्सटोर्शन। एक्सटोर्शन एक बार सेक्शन 383 को पढ़ते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, फिर हम उसके साथ साथ जो फैक्ट्स में बाकी प्रोविजंस आ रहे हैं उनको देखेंगे। तो सबसे पहले एक्सटोर्शन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। एक्सटोर्शन क्या लिखा है? Whoever intentionally puts any person in any fear of injury to that person or any other person and thereby dishonestly induces the person so put in fear of injury to deliver to any person any property or valuable security or anything sealed or signed which may be converted into a valuable security commits extortion। ये एक्सटोर्शन की डेफिनेशन है, सेक्शन 383 में ये लिखा हुआ है। क्या मैं बोल रहा हूं? देखो, whoever intentionally puts any person in fear of any injury, कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को इंटेंशनली जानबूझकर इंटेंशनली पुट करता है किसमें? इन फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ इंजरी में डाल देता है किसी को, एंड देयरबाय डिसऑनेस्ट। अब फियर ऑफ इंजरी में किसको डालता है? या तो उसी पर्सन को जिसको वो किसी एक पर्सन को, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूं, या फिर टू एनी अदर पर्सन, एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी। और डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता है उस पर्सन को जिसको उसने फियर ऑफ इंजरी में डाला है। किस चीज के लिए? टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि किसी भी पर्सन को तेरे को प्रॉपर्टी डिलीवर करनी है या कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करनी है, और एनीथिंग सील्ड और साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी कमिट्स एक्सटोर्शन। देखो, अगर मोटी मोटी भाषा में मैं आपको बोलूं तो एक्सटोर्शन क्या होता है? आपने किसी को डरा के धमका के इंजरी का फियर करके, कि इंजरी क्या होती है? सेक्शन 44 हमें पता है दैट इंजरी मीन्स व्हाट? व्हेन यू इलीगली कॉज्ड any harm to body, mind, reputation or a property of a person, then it means you have caused an injury to that person। आपने अगर इलीगली किसी को हार्म कॉज किया है, चोट पहुंचाई है, या तो उसकी बॉडी पे या माइंड पे
या रेपुटेशन पे या फिर प्रॉपर्टी पे, तो इसका मतलब है कि आपने उसको इंजरी कोज कर दी है। सेक्शन 44 हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो भी यहां पे आएगा, राइट। तो अब यहां पे इंजरी कॉज करने की बात नहीं हो रही है, फियर ऑफ इंजरी में डालने की बात हो रही है। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury, जो भी जानबूझकर किसी को भी फियर ऑफ इंजरी में डालता है, और क्यों डालता है? Dishonestly inducing the person to deliver to any person any property or valuable security, ताकि डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस किया जा सके, उसको प्रोवोक किया जा सके, उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं कि उसको इंड्यूस का मतलब है कि आपने उसको बिल्कुल विवश कर दिया है, विवश कर दिया आपने कि वो अपनी किसी प्रॉपर्टी को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के, वो पैसे भी हो सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी के कागजात भी हो सकते हैं, वो उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है वो, राइट। आपने डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर दिया उसको कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करे किसी भी पर्सन को। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं जान से मार दूंगा तुम्हें, या फिर मेरे पास तुम्हारी कोई ऐसी फोटो है, मैं इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। अगर तुमने मेरे भाई को, जो कि अभी बॉम्बे में है, मुंबई में है, उसको 1 लाख रुपए ट्रांसफर नहीं किए, तो मैं आपको ये फोटो सेंड करता हूं, व्हाट्सएप पे दिखाता हूं, ये मेरे पास फोटो है, मैं इसको फेसबुक पे अपलोड कर दूंगा, सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मैं डाल दूंगा। अगर तुमने मुझे, मेरे भाई को, मैं अपने आप को नहीं बोल रहा हूं, मेरे भाई को, मैं उसका अकाउंट नंबर आपको शेयर करता हूं आपके साथ और बोलता हूं कि इस अकाउंट में अभी के अभी 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो, या फिर उसको मैं अपना भी कह सकता हूं। इट्स नॉट लाइक के सी एनी पर्सन लिखा है, एनी पर्सन में मैं खुद भी आ सकता हूं, द अक्यूज्ड खुद से भी अपने आप को भी ट्रांसफर करा सकता है, अपने आप को भी डिलीवर करा सकता है, ठीक है। एनी पर्सन लिखा है, टू एनी पर्सन, डिलीवर टू एनी पर्सन, वो खुद भी हो सकता है या किसी और पर्सन को भी करा सकता है। एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, वो पैसा भी हो सकता है, वो कोई प्रॉपर्टी के कागजात भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, और एनीथिंग सील्ड और साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको कि सील किया है या साइन किया है, जो कि आप वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर किसी ने डिसऑनेस्टली ऐसा किया है, फियर ऑफ इंजरी में डाला है, और ये इंजरी क्या है, सेक्शन 44 में आप पढ़ चुके हो। इंजरी मीन्स एनी हार्म इलीगली कोज टू एनी पर्सन ऑन हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। यहां पे जो मैंने एग्जांपल दिया है कि मैं आपको धमकी दे रहा हूं कि मेरे पास एक फोटो है आपकी ऐसी, और मैं इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूंगा, तो ये मैं आपकी कौन सी इंजरी मैं आपको दे रहा हूं? इंजरी टू योर रेपुटेशन, मैं आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा हूं। इंजरी टू योर माइंड, मैं आपको मेंटली हैरेस कर रहा हूं, राइट। तो इस तरीके से आपको एक्सटॉर्शन को समझना है। मैं एक बार लिख देता हूं ताकि आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। फिर हम जाएंगे बाकी और कौन कौन से सेक्शंस इसमें इन्वॉल्व है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में। सी whoever intentionally puts any person in fear of any injury, मैं इसको थोड़ा अलग अलग कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। whoever intentionally puts any person in fear of injury, किसको? to that person, जिसको आप धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, उसको खुद को हो सकता है, और to any other person, to that person or to any other person।
अब टू एनी अदर पर्सन का क्या मतलब है? देखो, मैं आपको धमका रहा हूं, मैं आपको धमकी दे रहा हूं, आई एम पुटिंग यू इन फियर ऑफ इंजरी, कि मैं तुम्हारे छोटे भाई को जो सुबह 7 बजे स्कूल के लिए जाता है, मेरे घर के सामने से निकलता है, वहां पे उसका सर फोड़ दूंगा, या उसको मैं किडनैप कर लूंगा, या उसके हाथ पैर तोड़ दूंगा, राइट? और अगर तुमने मुझे तुम्हारा जो ये प्लॉट है ये यहां पे है, अगर तुमने ये मेरे नाम नहीं करवाया, तो मैं कल सुबह तुम्हारा भाई यहां से निकलेगा, मैं उसके साथ ये सब कर दूंगा। और तुम्हें पता है कि मैं किस तरीके का इंसान हूं, मैं ये कर सकता हूं। अब आपको मैं ये ऐसा फियर ऑफ इंजरी में डालता हूं, लेकिन ये इंजरी मैं किसको कॉज करने के लिए कह रहा हूं? मैं आपको धमका रहा हूं, और मैं आपके भाई को कह रहा हूं, आपके भाई को इंजरी कॉज करने के लिए कह रहा हूं। तो वही है, टू दैट पर्सन जिसको आप थ्रेट कर रहे हो, और इंजरी टू एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन भी हो सकता है, राइट? सो हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन and thereby dishonestly induces the person so put in fear of injury to deliver this is deliver to deliver to any person any property or valuable security or anything sealed or signed which may be converted into a valuable security commits क्या कमिट किया इसने? एक्सटोर्शन। देखो, यहां तक आप सबको समझ में आ गया। Whoever intentionally puts any person in fear of any injury, किसी भी तरीके की इंजरी कॉज करने के लिए आप किसी को, यू आर पुटिंग दैट पर्सन इंटेंशनली, जानबूझकर, ठीक है, इंटेंशनली यू आर पुटिंग एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, इन फियर ऑफ एनी इंजरी, किसी भी तरीके की इंजरी कॉज करने के लिए आप उसको, यू आर पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, ठीक है, उस पर्सन को, खुद को, या फिर टू एनी अदर पर्सन, कि मैं तेरे को जान से मार दूंगा, या मैं तेरे को किडनैप कर लूंगा, मैं मेरे पास फोटो में उसको वायरल कर दूंगा सोशल मीडिया पे। एक तो हो गया टू दैट पर्सन। टू एनी अदर पर्सन, मैं तेरे भाई का हाथ पैर तोड़ दूंगा, मैं उसको किडनैप करवा दूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा, वो कर दूंगा। इसका मतलब हो गया टू एनी अदर पर्सन, एंड देयरबाय, और उसको इस तरीके से, बाय पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, उसको आप डिसऑनेस्टली इंड्यूस करते हो, डिसऑनेस्टली उसको आप विवश कर देते हो। कि किसको विवश कर रहे हो, किसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो? द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी, जिसको आपने फियर ऑफ इंजरी में डाला है, उसको आपने डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है, उसको आपने डिसऑनेस्टली विवश किया है टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी, कि वो पर्सन जिसको कि आपने फियर ऑफ इंजरी में डाला है, वो पर्सन किसी भी पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर करे, या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करे, या कोई भी चीज जो कि सील्ड या साइंड है, जिसको कि बाद में आप कन्वर्ट कर सकते हो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में, वो डिलीवर करे। तो मैं आपको फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा हूं, तो मैं आपको डिसऑनेस्टली इंड्यूस करूंगा कि आप डिलीवर करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपके भाई को जान से मार दूंगा अगर आपके भाई ने मुझे पैसे नहीं भेजे तो।
तो आपके भाई को पैसे में देने के लिए बोल रहा हूं, राइट। लेकिन यहां पे एक्सटोर्शन में ये नहीं है, एक्सटोर्शन में है कि जिसको आप फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो उसको आप डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए, पैसे डिलीवर करने के लिए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करने के लिए टू एनी पर्सन। वो खुद भी हो सकता है, अपने आप को भी मंगवा सकता, अपने आप को भी डिलीवर करने के लिए बोल सकता है, किसी और को भी, राइट। सो द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी टू डिलीवर, द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी टू डिलीवर, ठीक है, जिसको आपने इंजरी फियर ऑफ इंजरी में डालना है उसी को डिलीवर करना है। मैं आपको बोल रहा हूं कि मैं आपके भाई को जान से मार दूंगा अगर आपने मुझे पैसे नहीं डिलीवर किए तो, अगर आपने मेरे शागिर्द को, मेरे किसी एजेंट को पैसे नहीं डिलीवर किए तो आपको करना है जिसको मैं इन फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा हूं, राइट। सो दिस इज एन ऑफेंस। अगर कोई ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि उसने एक्सटोर्शन कमिट किया है। आपने किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल के, किसी को डरा के कि मैं आपको या किसी और पर्सन को मैं इंजरी कोज कर दूंगा, एनी इंजरी है, इंजरी सेक्शन 44 कहता है illegally caused any harm illegally caused to any person on his body, mind, reputation और property। तो इसमें से कोई भी इंजरी की बात हो रही है, ठीक है। और फिर ये करके आप उसको फियर ऑफ इंजरी में डाल के उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर रहे हो कि वो आपको या किसी और को प्रॉपर्टी डिलीवर करे या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर करे, या कोई भी चीज जो कि साइंड और सील्ड है और उसको बाद में आप that can be converted into a valuable security। अगर आपने किसी के साथ ऐसे किया है, डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस किया है, उसको फियर ऑफ इंजरी में डाला है और उससे कोई प्रॉपर्टी डिलीवर करवाई है, चाहे अपने आप को या किसी और को, इसका मतलब है आपने अंडर सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड एक्सटोर्शन कमिट किया है, एक्सटोर्शन का ऑफेंस आपने कमिट किया है, इसका मतलब है, राइट। अब यहां पे हमें समझना है, आई बिलीव आपको समझ में आ गया एक्सटोर्शन क्या है। सेक्शन 383 में जब हम जाएंगे बाद में ऑफेंसेस को समझेंगे तो इसको थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए जो हमने फैक्ट्स लिए आई बिलीव उसके लिए आपको एक्सटोर्शन की परिभाषा समझ में आ गई है। नाउ डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस में कह रहा हूं, ये डिसऑनेस्टली इंड्यूस का क्या मतलब है। डिसऑनेस्टली आपने उसको विवश किया है। सी, डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है। डिसऑनेस्टली, डिसऑनेस्टली क्या होता है? मैं बोल रहा हूं whoever dishonest, now thereby dishonestly induces the person so put in fear of injury to deliver to any person any property or valuable security or anything sealed or signed which may be converted into a valuable security commits extortion, right? अब ये dishonestly क्या है? सेक्शन 24 इसको एक्सप्लेन करता है। सी सेक्शन 24 ये कहां पे है? चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस में है। जनरल एक्सप्लेनेशन सेक्शन 6 टू सेक्शन 52A कैपिटल, पूरी की सेक्शन 6 से लेके 52A तक जनरल एक्सप्लेनेशन चैप्टर 2 है, जहां पे डेफिनेशंस हम यहां पे नहीं बोलते हैं, जनरल एक्सप्लेनेशंस बोलते हैं। इन सारे जो टर्म्स हैं उनको डिफाइन किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, राइट? सो डिसऑनेस्टली क्या है? डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है whoever intentionally causes wrongful gain to one person or wrongful loss to another person, इसका मतलब है कि उसने डिसऑनेस्ट किया है। whoever does anything with intention to cause wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to have done that thing or that act डिसऑनेस्टली। अगर आपने किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन किया है और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कॉज कर दिया है, तो इसका मतलब है कि आपने डिसऑनेस्टली एक्ट किया है। अगर आपने कोई कार्य करते हुए एक पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कर दिया, एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन कर दिया, तो इसका मतलब है आपने ये कार्य डिसऑनेस्टली किया है।
whoever does anything with intention to cause wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to be done dishonestly, right? So whoever does anything with intention to cause wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to be done dishonestly. डिसऑनेस्टली सेक्शन 24 में लिखा है कि अगर आपने किसी एक पर्सन को कोई भी काम किया, आपने इंटेंशनली, राइट, आपने जानबूझ के कोई काम आपने किया, यू हैव डन समथिंग, और उससे आपने एक पर्सन को तो रॉन्गफुल गेन कर दिया है कॉज, और दूसरे पर्सन को आपने रॉन्गफुल लॉस कर दिया है। तो ये रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल गेन क्या होता है, और ये रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, ये तो हमें नहीं पता। नाउ सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पीनल कोड, सेक्शन 23 ऑफ इंडियन पीनल कोड डिफाइंस wrongful gain एंड wrongful लॉस। ठीक है, समझ में आ गया आपको डिसऑनेस्टली का क्या मतलब है? डिसऑनेस्टली का मतलब है कि अगर जानबूझ के इंटेंशनली आपने किसी एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन कॉज किया है, दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कर दिया है, तो इसका मतलब है आपने डिसऑनेस्ट एक्ट किया है, राइट। सेक्शन 23 कहता है रॉन्गफुल गेन इज द गेन by unlawful means, wrongful gain is a gain by unlawful means of any property to which the person gaining is not लीगली एंटाइटल्ड। देखो, wrongful gain is the gain by unlawful means of any property to which the person gaining is not legally entitled। wrongful gain का मतलब है कि आपने किसी प्रॉपर्टी को, किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, कोई भी प्रॉपर्टी है वो आपने गेन की है, यू हैव एक्वायर्ड दैट प्रॉपर्टी, यू हैव ऑब्टेन्ड दैट प्रॉपर्टी, यू हैव गेन्ड दैट प्रॉपर्टी बाय रॉन्गफुल मीन्स। कैसे आपने एक्वायर की है, कैसे आपने गेन करी है? बाय रॉन्गफुल मीन्स। रॉन्गफुल मीन्स नहीं, यहां पे अनलॉफुल मीन्स लिखा है, बाय अनलॉफुल मीन्स, गैर कानूनी तरीके से, अनलॉफुल मीन्स से, किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपने किसी प्रॉपर्टी को हथियाया है, गेन किया है, ऑब्टेन किया है, एक्वायर किया है, टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। और ये जो प्रॉपर्टी आपने गेन करी है, यू आर नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू दिस प्रॉपर्टी। यू कैन नॉट से दैट दिस प्रॉपर्टी वाज ओनली माइन प्रॉपर्टी एंड आई हैव गेन दिस प्रॉपर्टी। नो, दिस इज नॉट द केस इन रॉन्गफुल गेन। wrongful gain का मतलब है that you were not entitled to this property and by unlawful means you have gained this property, जो कि किसी और की प्रॉपर्टी है, somebody else is legally entitled to this property and by applying the unlawful means you have obtained, you have gained this property to which you are not legally entitled, जिससे कि जो कि आपकी लीगली आप उसके ओनर नहीं हो, आपकी वो प्रॉपर्टी नहीं है, you are not legally entitled to this property, और by unlawful means किसी भी गैर कानूनी तरीके से आपने उस प्रॉपर्टी को हथियाया है, उस प्रॉपर्टी को गेन किया है। तो इसका मतलब है कि आपने रॉन्गफुल गेन किया है।
अब जब हम एक्सटोर्शन की बात कर रहे थे तो वहां पे क्या हो रहा है? बाय अप्लाइंग द अनलॉफुल मीन्स the wife is threatening, the wife is putting her husband into a fear of injury that she will set fire on her body if the husband does not pay rupees 50,000 then and there to this wife. तो वो कर क्या रही है एग्जैक्टली? वो अपने हस्बैंड को फियर ऑफ इंजरी में डाल रही है, डरा रही है कि अगर उसने, फियर ऑफ इंजरी क्या है? फियर ऑफ इंजरी किसको हो सकती है? टू दैट पर्सन जो डरा रहा है, जो फियर ऑफ इंजरी दे रहा है, टू दैट पर्सन। अपने आप को भी कर सकता है कि मैं अपने आप को ये कर लूंगा, मैं अपने आप को गोली मार लूंगा, मैं अपने आप को आग लगा लूंगा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो। व्हाट इज दिस? दिस इज अ फियर ऑफ इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। आप जो फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है किसी को, वो अपने आप को भी कह सकता है हार्म कोज करने के लिए, इंजरी कोज करने के लिए, राइट? कि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं छत से कूद जाऊंगा, मैं अपनी जान ले लूंगा। तो आपको अब डिसऑनेस्टली इंड्यूस का, आप अपने आप को भी कह सकता है, दूसरे को भी कर सकते, टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन, राइट? यही तो लिखा है सेक्शन 383 में। टू दैट पर्सन, पुटिंग, इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन, राइट? And thereby dishonestly induces the person so put in fear of injury, और dishonestly induce करता है उस person को जिसको fear of injury में डाला है to deliver any property to any person, कि किसी भी person को वो अपने आप को भी बोल सकता है, जैसे कि वाइफ कह रही है कि मुझे दो, वो ये भी कह सकती है कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी अगर मेरी मम्मी को अगर आपने अभी एक सोने की चेन नहीं दी तो, राइट? तो ये क्या हो रहा है? अपने आप को हार्म कोज करने, इंजरी कोज करने की बात कर रही है, या फिर टू एनी अदर पर्सन, राइट? डिसऑनेस्टली एंड देयरबाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, राइट? तो डिसऑनेस्टली का मतलब होता है, सेक्शन 24 डिफाइन करता है जनरल एक्सप्लेनेशंस में, दैट हुएवर डज एनीथिंग विद इंटेंशन टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन इज सेड टू डू दैट थिंग डिसऑनेस्टली। अगर आपने किसी एक पर्सन को इंटेंशनली जानबूझ के रॉन्गफुल गेन किया है और दूसरे पर्सन को आपने रॉन्गफुल लॉस कॉज करा दिया, तो इसका मतलब आपने डिसऑनेस्ट एक्ट किया है, अपने आप को आपने रॉन्गफुल गेन करा लिया है। यू वर नॉट लीगली एंटाइटल टू द प्रॉपर्टी जो कि आपने ले लिए। वाइफ को तो, वाइफ वॉज नॉट लीगली एंटाइटल टू ऑब्टेन रुपीज 50,000 फ्रॉम हर हस्बैंड, वो लीगली एंटाइटल नहीं थी। तो जिस प्रॉपर्टी को वो लीगली एंटाइटल नहीं थी वो उसने गेन कर लिया है, तो इसका मतलब है उसने रॉन्गफुल गेन किया है। और हस्बैंड जो कि लीगली एंटाइटल्ड था उस प्रॉपर्टी को रुपीज 50,000 में, he has lost that property, it means उसको wrongful loss हो गया। यही लिखा है सेक्शन 23 में आगे। wrongful loss क्या होता है? wrongful gain ये है, और wrongful loss क्या है? wrongful loss क्या है? is a loss by unlawful means, of the property to which the person losing is legally entitled, right? So loss by unlawful means of the property to which the person losing is legally entitled, हस्बैंड के पैसे थे, हस्बैंड वॉज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट मनी ऑफ रुपीज 50,000 एंड बाय अनलॉफुल मीन्स ही हैज लॉस्ट दैट प्रॉपर्टी, ही हैज लॉस्ट दैट अमाउंट ऑफ मनी। तो क्या है इसका मतलब है? द हस्बैंड हैज इनकर्ड रॉन्गफुल लॉस, हस्बैंड को रॉन्गफुल लॉस हो गए हैं। रॉन्गफुल लॉस लिखा है द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स। वाइफ क्या कर रही है? अनलॉफुल मीन्स अप्लाई कर रही है, गैर कानूनी तरीके अप्लाई कर रही है, कह रही है कि मैं फियर ऑफ इंजरी में उसको डाल रही है, डरा के कि मैं अपने आप को आग लगा लूंगी। तो ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कोई किसी को कहता है कि मेरे पास
मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ है, कोई लेटर है, कोई लव लेटर है जो तुमने लिखा था किसी को, एंड यू आर अ मैरिड पर्सन, ठीक है, एंड यू आर राइटिंग, you've written this letter to your extramarital affair. there is a case of extramarital affair. और ये पर्सन कह रहा है दैट आई हैव ऑल दीज लेटर्स, ऑल दीज व्हाट्सएप चैट्स, ऑल दीज मेल्स दैट यू हैड सेंड टू दिस लेडी, मैं ये सारा का सारा आपकी वाइफ को दे दूंगा अगर आपने मुझे इतने पैसे नहीं दिए, मेरे को ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया। तो ये क्या है? यू आर पुटिंग दिस पर्सन इनटू अ फियर ऑफ इंजरी, राइट? तो अगर आपने किसी को किसी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है, इंटेंशनली किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल के उसको डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है, उससे किसी प्रॉपर्टी को डिलीवर कराया, चाहे अपने आप को या किसी और को, तो इसका मतलब है कि आपने उस पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी थी उसको रॉन्गफुल लॉस कॉज कर दिया है, और अपने आप को या जिसको भी आपने डिलीवरी करवाई है प्रॉपर्टी को, उसको आपने रॉन्गफुल गेन करवा दिया है, रॉन्गफुल गेन करवा दिया है, राइट? जिसको डिलीवरी हुई है, ही वॉज नॉट लीगली एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी विच ही हैज गेन्ड, और जिसका लॉस हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी गई है, ही वॉज लीगली एंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी विच ही हैज डिलीवर्ड, राइट? So this is defined under section 23 of the Indian Penal Code. Wrongful gain is the gain by unlawful means of the property to which the person gaining is not legally entitled, right? जिसको आप प्रॉपर्टी दे रहे हो, that person is not legally entitled. जिसको आप डिलीवरी कर रहे हो, that person is not legally entitled, but still he has gained that property by applying the unlawful means. गैर कानूनी तरीके को अपना के आपने उसको प्रॉपर्टी डिलीवर करवा दी या अपने आप को खुद को करवा ली। रॉन्गफुल लॉस का मतलब है द लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ द प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग, जो लूज कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, इज लीगली एंटाइटल्ड। हस्बैंड की प्रॉपर्टी है जिसको आप फियर ऑफ इंजरी में डाल के कह रहे हो कि अपना खेत, अपना प्लॉट, अपना घर मेरे नाम करा दे, नहीं तो मैं तेरे को ये कर दूंगा, तेरी वाइफ को ऐसे कर दूंगा, मैं अपने आप को ऐसा कुछ कर लूंगा। सो ये आप और उससे डिलीवर करा रहे हो, तो इसका मतलब है आपने एक्सटॉर्शन कमिट कर दिया है, रॉन्गफुल गेन अपने आप को करवा लिया है और रॉन्गफुल लॉस उसको करा दिया है। ही वॉज इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी एंड यू वर नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू दैट प्रॉपर्टी। अपने आप को रॉन्गफुल गेन और उसको रॉन्गफुल लॉस कमिट करा दिया है। तो इसका मतलब क्या है? रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस का मतलब क्या है? दैट आपने ये जो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कराई है, दिस इज डिसऑनेस्टली आपने कराई है। एज पर सेक्शन 24 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, डिसऑनेस्टली हुएवर डज एनीथिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly। तो इसका मतलब आपने dishonestly किया है, राइट? एक्सटॉर्शन आप समझ चुके हो, एक्सटॉर्शन क्या होता है। एक बार फटाफट से अब इंजरी जो हमने अंडर सेक्शन 44 इंडियन पीनल कोड लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट any harm illegally caused to any person to his body, mind, reputation or property, that is called injury। और इंजरी पे ये एक तरीके से पूरा का पूरा मॉडल आंसर है, मॉडल क्वेश्चन है, और ये हमने जो फैक्ट्स लिए हैं, अब हम इन सारे के सारे सेक्शंस को रेफर करते हुए सेक्शन 383, सेक्शन 24, सेक्शन 23, सेक्शन 44 इंजरी को हम रेफर करते हुए अपना आंसर फ्रेम करते हैं। आई बिलीव आपको अब समझ में आ गया है। यू कैन पॉज दिस वीडियो राइट हियर राइट नाउ एंड यू कैन राइट योर आंसर। आप अपना आंसर लिख सकते हो कि वाइफ ने फियर ऑफ इंजरी में डाला है हस्बैंड को, और उस फियर ऑफ इंजरी में डाल के उससे पैसे अपने आप लिए, अपने आप को रॉन्गफुल गेन करवा लिया है, हस्बैंड को रॉन्गफुल लॉस करवा दिया है, सेक्शन 23 में है। तो इसका मतलब है उसने डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया है, क्योंकि सेक्शन 24, सेक्शन 24 डिसऑनेस्ट को इसी तरीके से डिफाइन करता है कि आपने एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन किया है, कॉज किया है, और दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कॉज कर दिया है। तो इसका मतलब आपने डिसऑनेस्ट एक्ट किया है। और अगर आपने डिसऑनेस्टली इंड्यूस करके किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल के उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करा ली, किसी भी पर्सन को, अपने आप को या किसी और को, उसको फियर ऑफ इंजरी में डाल के या किसी और को फियर ऑफ इंजरी में उसको फियर ऑफ इंजरी में डाल के, कि इंजरी किसको कॉज करेगा? उसको जिसको फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है, या फिर किसी और को, राइट?
तो फिर अगर आपने ऐसा किया है तो इसका मतलब यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 45 ऑफ 1860, राइट। एक बार हम आंसर पे जाते हैं कि इसका आंसर किस तरीके से बनेगा, राइट। इंजरी आपको सबको पता है दैट सेक्शन 44, द वर्ड इंजरी डिनोट्स एनी हार्म वॉट एवर इलीगली कोज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इफ एनी पर्सन causes harm to body, mind, reputation or property of other person by employing such means which either was an offense or was prohibited by law or gave ground for the civil action। ये क्या है? Prohibited by law, gave ground for civil action, it is an offense। ये illegal की definition है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे illegally cause लिखा है, right? Then it will be called an injury। सेक्शन 383 एक्सटॉर्शन कहता है whoever intentionally puts, इंटेंशनली पुट कर रहे हो आप, इंटेंशनली किसी को फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो, इंटेंशनली जानबूझकर। इंटेंशन क्या होता है और मेंटल एलिमेंट्स क्या होते हैं, बहुत बड़ा टॉपिक है। मेंस रिया, एक्टस रियस, मेंस रिया, वो हम उसमें अच्छी खासी क्लासेस लगेंगी, बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी के लिए इंटेंशनली, इंटेंशन में मैं नहीं जा रहा हूँ, मेंटल स्टेट्स में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट इंटेंशनली को आप समझते हो जानबूझकर, राइट। हुएवर इंटेंशनली पुट्स एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी, इन फियर ऑफ इंजरी कॉज नहीं कर रहे हो, यू आर पुटिंग दैट पर्सन इन फियर ऑफ इंजरी, राइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You are not causing the injury to that person or to any other person. You are putting that person in fear of injury. आप उसको fear of injury में डाल रहे हो, उसको डरा रहे हो इंजरी cause करने का। To that person or to any other person, उस person को, खुद को जिसको आप बोल रहे हो fear of injury में डाल रहे हो, या फिर किसी और person को, right? जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं आपके भाई की हत्या करवा दूंगा। अगर आपने मुझे अपना प्लॉट मेरे नाम नहीं करवाया तो मैं आपके खिलाफ अपनी वेबसाइट पे, मैं सोशल मीडिया पे ये मैं सर्कुलेट कर दूंगा, ये मैं वायरल कर दूंगा। तो मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं आपके खिलाफ मैं सर्कुलेट करने के लिए बोल रहा हूँ, तो मैं आपको फियर ऑफ इंजरी में डाल के आपको ही इंजरी कॉज करने के लिए कह रहा हूँ। बट मैं कह रहा हूँ कि आपके भाई की हत्या करा दूंगा, तो आपको फियर ऑफ इंजरी में डाल के इंजरी किसको कॉज करने के लिए कह रहा हूँ? टू एनी अदर पर्सन, मतलब आपके भाई को, राइट। एनी अदर पर्सन एंड दे बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस, आपने विवश किया डिसऑनेस्टली। डिसऑनेस्टली का मतलब सेक्शन 24 में है कि रॉन्गफुल गेन कर लिया अपने आप को या किसी और को रॉन्गफुल गेन कॉज करवा दिया, और किसी और इस पर्सन को जिसको आपने फियर ऑफ इंजरी में डाला है, इसको आपने, जिसने डिलीवर किया प्रॉपर्टी को, इसको आपने रॉन्गफुल लॉस करवा दिया है। डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर टू डिलीवर। अब डिलीवर किसने करना है? डिलीवर वही करेगा प्रॉपर्टी को। सी नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट दैट द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी इज डन बाय द पर्सन हु हैज whom you have put in fear of injury। आपने जिसको वाइफ ने अपने हस्बैंड को फियर ऑफ इंजरी में डाला है, और अगर उस हस्बैंड की जगह उसके फादर ने प्रॉपर्टी डिलीवर किया तो वो एक्सटॉर्शन नहीं होगा। जिसको आपने फियर ऑफ इंजरी में डाला है उसी को डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी करनी है, ठीक है, क्योंकि वो घबराया हुआ है, वो डरा हुआ है, उसको फियर ऑफ इंजरी में आपने डाला है, तो उस घबराहट, उस डर के कारण, उस फियर ऑफ इंजरी के कारण उसको डिलीवरी प्रॉपर्टी की करनी है, राइट। टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन, और any property, valuable security or anything signed, sealed which may be converted into a valuable security commits extortion, right। illustrations भी हैं कुछ, सारी illustrations मैंने यहाँ पे नहीं लिए, 4 illustrations है, 2 ही लिए। A threatens to publish a defamatory libel concerning Z unless Z gives him money. He has thus induces Z to give him money. A has committed extortion. A threat कर रहा है Z को कि मैं एक डिफेमेटरी, नाउ लिबल क्या होता है? सी लिबल इज अ डिफेमेटरी स्टेटमेंट विच इज इन रिटन फॉर्म, ठीक है। डिफेमेशन क्या होता है वो भी हम समझेंगे ऑफेंसेस 499 में जब हम जाएंगे तो डिफेमेशन है वहां पे। बट अभी के लिए कि आपको बदनाम करने की कोई स्टेटमेंट है विच इज इन द रिटन फॉर्म, उसको लिबल कहते हैं, राइट। डिफेमेटरी लिबल। एंड देयर इज स्लैंडर, SLANDER। दिस इज डिफेमेटरी स्लैंडर मीन्स समथिंग defamatory, a defamatory statement which is in oral form, which you speak out, right, जो कि आप oral form में आप बोल रहे हो, right। किसी को गाली दे दिया आपने, किसी को आपने कह दिया कि
तू चोर है, तेरा बाप चोर है और ये सब, राइट. सो समथिंग विच इज इन रिटन फॉर्म इज कॉल्ड डिफेमेटरी लिबल एंड विच इज इन ओरल फॉर्म, राइट, जिसको आप बोलते हो, दैट इज स्लैंडर, राइट. तो वो ये कह रहा है, ए धमकी दे रहा है जेड को कि मैं तेरे को, मेरे पास कुछ लिबल है, डिफेमेटरी लिबल है, राइट. कोई ऐसी चीज़ है, लेट्स सपोज कि कोई लेटर्स हैं जो कि जो तेरे को बदनाम कर देंगे अगर मैंने उनको पब्लिश कर दिया, तो पब्लिश कर दूंगा मैं तेरे को, राइट, अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो. उन लेटर्स को, उन डिफेमेटरी लिबल को मैं पब्लिश कर दूंगा अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो. ही दस इंड्यूसेस जेड टू गिव हिम मनी, और उसने जेड को इंड्यूस कर दिया, डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर दिया बाय यूजिंग द अनलॉफुल मीन्स. ही हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, राइट. ए थ्रेटन्स जेड दैट ही विल कीप जेड्स चाइल्ड इन रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट. ए ने जेड को थ्रेट किया है कि उसके बेटे को, जेड के बेटे को वो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में रखेगा. रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रीस्टेंट, सेक्शन 339, सेक्शन 340 सब पढ़ेंगे, राइट, बाद में. अनलेस जेड विल साइन एंड डिलीवर टू ए अ प्रॉमिसरी नोट बाइंडिंग जेड टू पे सर्टेन मनीज टू ए, जेड साइंस एंड डिलीवर्स द नोट, ही हैज कमिटेड एक्सटॉर्शन, राइट. एनीथिंग सील्ड और साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, ये उसका एग्जांपल है. और यहाँ पे इंजरी किसको कोज कर रहे हैं, जिसको आप फियर ऑफ इंजरी में डाल रहे हो उसको नहीं, बट एनी अदर पर्सन, जेड्स चाइल्ड, राइट. सो डिसऑनेस्टली ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सेक्शन 24, whoever does anything with intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Section 23, wrongful gain का मतलब है, wrongful gain is a gain by unlawful means. अनलॉफुल मीन्स से आपने रॉन्गफुल गेन किया है, गैर कानूनी तरीके से आपने गेन किया है. किसको? प्रॉपर्टी को. ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग, जो गेन कर रहा है उस प्रॉपर्टी को, इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड, वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं है उस प्रॉपर्टी को. जैसे कि एग्जाम्पल जो फैक्ट्स हमने लिए हैं उसमें ये फिट बैठती है कि उसने रॉन्गफुल गेन किया है. द वाइफ इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड टू ₹50,000 बट शी हैज गेन दिस प्रॉपर्टी टू विच शी इज नॉट लीगली इंटाइटल्ड. और रॉन्गफुल लॉस, जैसे कि 23 में ही लिखा है, रॉन्गफुल लॉस इज अ लॉस बाय अनलॉफुल मीन्स. अनलॉफुल मीन्स से करना है आपने, लेना है, गैर कानूनी तरीके से लेना है, ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन लूजिंग, जिसकी वो प्रॉपर्टी है, वो उसको जो लूज कर रहा है, इज लीगली इंटाइटल्ड. हस्बैंड लीगली इंटाइटल्ड था 50,000 रुपए के, बट वो लूज कर देता है, और वाइफ बाय अनलॉफुल मीन्स वो प्रॉपर्टी गेन कर लेती है, वो पैसे गेन कर लेती है, मतलब रॉन्गफुल गेन कर लेती है और रॉन्गफुल लॉस हस्बैंड को कर देती है. रॉन्गफुल गेन, गेनिंग रॉन्गफुली, लूजिंग रॉन्गफुली, ये बाद में आप पढ़ सकते हैं. अब फटाफट से ये सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई है. मॉडल आंसर प्रैक्टिस जो आज की क्लास में हमें करनी है और समझना है कि किस तरीके से आपने अपना आंसर फ्रेम करना है, किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, सेक्शंस को कैसे रेफर करना है, आंसर आपने किस तरीके से लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स आ जाएं. ये आपको हम अभी करने जा रहे हैं. बट इन सबसे पहले एक बहुत डीप क्लैरिटी, एक बहुत अच्छी होल्ड, एक अच्छी समझ होनी चाहिए आपको पूरे के पूरे आईपीसी की प्रोविजंस की, ताकि आप उनको अपने क्वेश्चन, अपने आंसर में रेफर कर सके और उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके. A wife threatens to her husband that she will set fire on her body if he does not give her ₹50,000 then and there. Due to this threat, the husband had to give the said amount to his wife. Decide whether the wife has committed the offense of extortion or extortion as defined under section 383 of the Indian Penal Code. Also give reasoning if the wife has committed any other offense which is punishable under IPC. इस तरीके के क्वेश्चंस स्पेशली डीजीएस, दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में, हरियाणा में, पंजाब में आ जाते हैं, जहाँ पे इम्प्लाइड क्वेश्चंस आते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी स्टेट्स में नहीं आएंगे. ऑब्वियसली बाकी स्टेट्स में भी आ सकते हैं. डिफिकल्ट क्वेश्चंस इनको हम बोल सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ एन आंसर, आपके आंसर के कंपोनेंट्स क्या होने चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है. सबसे पहले आपको फैक्ट्स पढ़ के, क्वेश्चन को पढ़ के उसमें इश्यूज़ को फ्रेम करना है. इश्यूज़ को फ्रेम करना का मतलब है कि आपको दिस फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, ये किस लिए होता है? टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द एग्जामिनर. यहाँ से ही आप एग्जामिनर की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं
कि जैसे ही आपने इशू को पकड़ लिया है क्वेश्चन के कि इसमें क्या इशू है, तो आप एग्जामिनर को अट्रैक्ट कर सकते हो। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ, आपको पता है कि आपने किस तरीके से एक आंसर करना है, आपको पता है कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और यहीं पे एक समझ एग्जामिनर के माइंड में डेवलप हो जाती है आपके प्रति कि हाँ, आपका जो आंसर होगा वो किस तरीके का होने वाला है, राइट। सो issue framing is very important because this is the time when you can attract the attention of the examiner. Provision or the law included in the question, फिर आपको जो law include है उस question में, provisions जो उसमें आ जाएंगे उनको आपको डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है। फैक्ट्स अप्रेजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स अप्रेजल, जब आप फैक्ट्स को अप्रेजल का, फैक्ट्स अप्रेजल का मतलब है कि जो फैक्ट्स हैं उस क्वेश्चन के, उनके साथ साथ आप लॉ को अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से वो यहाँ पे फिट हो रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि जो डिपेंड करेगा कि आपको कितने मार्क्स एक एग्जामिनर देगा, राइट। इशू फ्रेमिंग, फैक्ट्स अप्रेजल, और उसके बाद लास्ट में आपको डिसाइड करना है, डिसीजन देना है, राइट। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए एक आंसर के, राइट, आईपीसी में। अब हम फटाफट से अपना आंसर लिखते हैं। आपने जो भी आंसर लिखा था इसको मैच करें और देखें कि आपने कहां पे गलती करी और आपने बिल्कुल सही आंसर लिखा है, देन वेल डन। द कोर इशू, सबसे पहले इशू पे आएंगे। द कोर इशू टू बी डिसाइडेड इन द गिवन केस इज वेदर द थ्रेट टू कमिट सुसाइड would amount to fear of injury in the mind of the victim husband। देखो, सबसे पहले जो कोर इशू है हमें ये बताना है कि एक्सटोर्शन है कि नहीं है, राइट। और एक्सटोर्शन का हमें पता है, whoever puts intentionally any person in fear of injury। तो यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी, यहाँ पे वाइफ क्या कर रही है, थ्रेट कर रही है अपने हस्बैंड को पैसे देने के लिए कि वो सुसाइड कमिट कर लेगी, वो अपने आप को आग लगा लेगी। आग लगाने का मतलब क्या है कि वो सुसाइड कमिट कर लेगी, ये थ्रेट कर रही है। अब सुसाइड जो है, अभी यहां से आपका दिमाग चलना शुरू हो जाना चाहिए कि सुसाइड जो है, वो सुसाइड करना आईपीसी में कोई ऑफेंस नहीं है। अटेम्प्ट टू सुसाइड इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 309, राइट। बिकॉज अगर किसी ने सुसाइड कर ली है तो उसको आप पनिश नहीं कर सकते, बिकॉज द पर्सन हु हैज ऑलरेडी डाइड, यू कैन नॉट पनिश दैट पर्सन। किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया, आप अगर सुसाइड, आईपीसी के अंदर सुसाइड करना ऑफेंस नहीं है, अटेम्प्ट टू सुसाइड करने का प्रयास करना, राइट, वो ऑफेंस है अंडर सेक्शन 309, राइट। सो आप कह सकते हो दैट दिस डूइंग सुसाइड और कमिटिंग सुसाइड इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, राइट, दिस इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और जब हमने इलीगल की डेफिनेशन पढ़ी थी जब हमने इलीगल की डेफिनेशन पढ़ी, तो हमें पता दैट एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस और प्रोहिबिटेड बाय लॉ और गिव्स ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, तो वो इलीगल होता है। तो इसका मतलब ये है दैट हाँ, यहां पे आप कनेक्ट कर दोगे कि जो थ्रेट दे रही है वाइफ टू कमिट सुसाइड, ये ऑफेंस तो नहीं है, बट ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ऑफेंस नहीं है। आईपीसी अगर आपने सुसाइड कमिट कर ली तो आईपीसी आपको किस तरीके से पनिश करेगा, दिस इज नॉट एन ऑफेंस, बट अटेम्प्ट टू सुसाइड अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी इज एन ऑफेंस, राइट। सो द कोर इश्यू टू बी डिसाइडेड इन द गिवन केस, बिल्कुल ऐसे ही आपने आंसर लिखना है, राइट। बिल्कुल ऐसी ही क्लैरिटी, ऐसे ही समझ आपके आंसर में होनी चाहिए, तभी आपको बिल्कुल पूरे मार्क्स मिलेंगे। आई कैन गिव यू अश्योरिटी ऑन दिस। The core issue to be decided in the given case is whether the threat to commit suicide would amount to fear of injury in the mind of the victim husband। Victim husband के mind में fear of injury ये हुई, उसको आपने ही fear of injury में डाला कि नहीं डाला, by threat to commit suicide, ये आपको ये core issue है। And thus whether it will amount to extortion against the said husband, और ये extortion amount करेगा husband के खिलाफ या नहीं, ये issue है। As per section 383 of Indian Penal Code for extortion, the actus reus, mens rea, ये क्या होता है हम बाद में पूरी फुल फ्लैश क्लासेस इसके ऊपर होंगी। एक्टस रियस को अभी आप एक्टस रियस को अभी आप समझ सकते हो, एक्ट, कंडक्ट ऑफ अ पर्सन, राइट। द फिजिकल एक्ट और द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एक्टस रियस।
एक्टस रियस जो एक्सटोर्शन का है, जो एक्ट जो होनी चाहिए, जो कंडक्ट होना चाहिए, वो है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को डिलीवर करना है उस पर्सन ने जिसको आपने फियर ऑफ इंजरी में डाला है। सो एज पर सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी फॉर एक्सटोर्शन, द एक्टस रियस इज द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी विच इन द प्रेजेंट केस इज प्रूव्ड एज द डिलीवरी ऑफ मनी इज प्रूव्ड। एक्टस रियस तो प्रूव हो चुका है बिकॉज हस्बैंड ने प्रॉपर्टी पैसे डिलीवर कर दिए हैं, वाइफ को दे दिए हैं, दिस इज प्रूव्ड, फैक्ट्स में लिखा हुआ है। तो एक्टस रियस एज पर सेक्शन 383 बिल्कुल ऐसे लिखना है आपने, एक्टस रियस एज पर सेक्शन 383 ऑफ इंडियन पीनल कोड फॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटोर्शन इज द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी विच इज प्रूव्ड इन द। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, आप फैक्ट्स को अप्रेज कर रहे हो, राइट, यू आर अप्रेजिंग द फैक्ट्स, और उसके साथ साथ आप लॉ और प्रोविजंस को भी ला रहे हो, जिससे कि पता चलता है कि आपकी नॉलेज कितनी डीप है, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं। As per section 383 of IPC for extortion, the actus reus is the delivery of the property which in the present case is proved as the delivery of money is proved. The mens rea, अब mens rea, see mens rea क्या है, वो मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, जब actus reus, mens rea ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, बट आप यहाँ पे समझ सकते हो। मेंस रिया मतलब द गिल्टी कॉन्शियस, द गिल्टी माइंड, उसका कितना माइंड इन्वॉल्व था, उसने इंटेंशनली किया, रीजन टू बिलीव था, नॉलेज था, वॉलंटरीली किया, वो सारी चीजें एक्टस वो मेंस रिया में आ जाते हैं। द मेंस रिया रिक्वायर्ड मतलब मेंटल स्टेट उसका, जो उसकी जो कि उसको नॉलेज थी, उसकी इंटेंशन थी या रीजन टू बिलीव था, वो क्या है, रिक्वायर्ड इज द डिसऑनेस्ट इंटेंशन। जो मेंस रिया यहाँ पे, सी फॉर एवरी ऑफेंस एक्टस रियस के साथ साथ मेंस रिया भी होना चाहिए। एक्टस रियस यहाँ पे है, रियस का मतलब होता है सिंगुलर एंड रिया का मतलब होता है प्लूरल, बिकॉज मेंस रिया में मेंटल स्टेट है, बहुत सारे हैं, वहां पे इंटेंशन भी आ जाती है, नॉलेज भी आ जाता है, रीजन टू बिलीव भी आ जाता है, देयर आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ मेंस रिया, सो दैट इज वाई रिया है, रिया मतलब प्लूरल एंड रियस मतलब सिंगुलर, और एक्टस रियस कंडक्ट होता है, फिजिकल कंडक्ट होता है, राइट, एक्ट होती है, तो वो सिंगल है, तो इसलिए उसको एक्टस रियस बोला जाता है और इसको मेंस रिया। सो द मेंस रिया रिक्वायर्ड फॉर द रिक्वायर्ड इज द डिसऑनेस्ट इंटेंशन, बिकॉज इट सेज सेक्शन 383 क्या कहता है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस द पर्सन सो पुट इन फियर ऑफ इंजरी टू डिलीवर टू एनी पर्सन एनी प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी और एनीथिंग सील्ड और साइंड विच मे बी कन्वर्टेड इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ पे मेंस रिया है। To induce the victim to deliver the property in the present case, the dishonest intention as defined under section 24, read with section 23, that is to say, to gain property by wrongful means to which the person is not legally entitled. In the present case, the accused wife was not legally entitled to take money from her husband and she has obtained it by threatening him, and therefore the dishonest intention is proved. कितना ब्यूटीफुली आपने प्रोविजंस को, उनके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को, फैक्ट्स को अप्रेज करते हुए अपने अपना आंसर फ्रेम किया है। हो ही नहीं सकता कि आपको फुल मार्क्स ना मिले, राइट। सो लेट्स, अभी यहां पे खत्म नहीं हुआ है। नाउ द अदर मेन रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटोर्शन इज इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। Thus, the main point to be examined is whether the commission of suicide would amount to an injury. See, अब वो क्या कह रही है, that she will set fire on her body, कि वो अपने आप को आग लगा लेगी, आत्मदाह कर लेगी, अपनी जान ले लेगी, आग लगा के, मतलब सुसाइड कमिट करने के लिए वो थ्रेट कर रही है, धमकी दे रही है, फियर ऑफ इंजरी में डाल रही है। तो अभी यहाँ पे डिसाइड करना है, ये एक्सप्लेन करना है हमने कि ये जो थ्रेट है ये फियर ऑफ इंजरी में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है, फियर ऑफ इंजरी है या नहीं है, तो ये यहां पे हम डिसाइड करेंगे। द अदर मेन रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटोर्शन इज द इंटेंशनली पुटिंग एनी पर्सन इन फियर ऑफ एनी इंजरी टू दैट पर्सन और टू एनी अदर पर्सन। Thus, the main point to be examined is whether the commission of suicide would amount to an injury. Excuse me. तो commission of suicide, right, यहाँ पे जो है whether it will amount to an injury or not, section 44 में हमने इंजरी की डेफिनेशन पढ़ ली है। तो and whether a threat to commit suicide would amount to a fear of injury or not, और threat to commit a suicide, धमकी देना कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूंगा या कर लूंगी, तो क्या ये
फियर ऑफ इंजरी है या नहीं, राइट। इंजरी हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 44 टू बी एनी हार्म caused by illegal means to mind, body, reputation, property of any person. Such person may be the victim or third person. ये victim खुद भी हो सकता है या कोई third person भी हो सकता है. Such third person may be the accused herself, right? ये जो third person है ये अक्यूज्ड खुद भी हो सकता है, मतलब जो वाइफ है वो अपने आप को भी इंजरी कोज करने के लिए कह सकता है, बिकॉज एक्सटोर्शन में वही लिखा है। और जब हम इंजरी में जाते हैं तो ये कहते हैं बाय इलीगली मीन्स यू आर कोजिंग हार्म टू एनी पर्सन ऑन हिज बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी, तो इसका मतलब आपने इंजरी कोज कर दिया। इंजरी हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन 44 टू बी एनी हार्म कोज्ड इलीगली बाय इलीगल मीन्स। इलीगल मीन्स, इलीगल का मतलब आपको पता है that illegal means which is prohibited by law or which is an offense or which gives ground for the civil action, तो वो illegal होता है, right? तो यहाँ पे attempt to suicide is an offense under section 309, लेकिन suicide commit करना offense नहीं है। तो इसका मतलब ये है that जो illegal की definition से हमें पता चलता है this is not an offense but this is prohibited by law, right? तो इसका मतलब ये illegal है। Injury has been defined in section 44 to be any harm caused by illegal means to the mind, body, property or reputation of any person. Such person may be the victim or any third person. Such third person may be the accused herself, right? The harm should be caused illegally. Illegal has been defined under section 43. Section 43 हम पढ़ चुके हैं illegal, injury 44 में means anything which is an offense or prohibited by law or gives ground for a civil action. Thus, it needs to be examined whether a commission of suicide falls under any of these categories. Suicide as such will not give ground for a civil action, nor it is expressly prohibited by any law. In IPC, attempt to suicide has been punished under section 309. Attempt to suicide offense है IPC के अंदर under section 309, लेकिन अगर किसी ने सुसाइड कमिट कर लिया वो ऑफेंस नहीं है, बिकॉज ऑफेंस का मतलब है कि आपको उसको पनिशमेंट देनी है। एंड द पर्सन हु हैज कमिटेड सुसाइड, द पर्सन हु हैज ऑलरेडी डाइड, हाउ विल यू पनिश हिम? जो मर चुका है उसको आप कैसे पनिशमेंट दोगे? अगर उसको आपने ऑफेंस बना दिया आईपीसी में कि आत्महत्या करना, सुसाइड करना इज एन ऑफेंस, तो ऑफेंस का मतलब है दैट देयर मस्ट बी अ पनिशमेंट ऑफ दैट। तो दैट इज वाई there is no offense of suicide, right? Of committing the suicide. So in IPC, attempt to suicide has been punished under section 309, but actual commission of suicide not declared to be punishable. The reason is apparent. If the person is dead already, how can he be punished, right? एक person जो कि मर चुका है, dead है, he has committed suicide, then how will you punish him? So that is why the committing of suicide is not an offense under Indian Penal Code. Nevertheless, since attempt to suicide is punishable, the policy of law is manifest, and that is that suicide is an act which is prohibited by law impliedly by IPC. तो यहाँ से आप एक लिंक बना सकते हो that illegal में prohibited by law भी है और suicide, attempt to suicide एक offense है। तो यहाँ से मतलब समझ में आता है दैट सुसाइड करना लॉ उसको प्रोहिबिट करता है, बिकॉज अटेम्प्ट टू सुसाइड को ऑफेंस बनाया हुआ है। सो दिस फॉल्स अंडर द थ्री, जो हमने तीन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स देखे हैं इलीगल के, जिसमें कि पहला है प्रोहिबिटेड बाय लॉ, फिर है ऑफेंस और तीसरा है गिव्स ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। सो दिस फॉल्स अंडर दिस प्रोहिबिटेड बाय लॉ, राइट? So, which is implied by IPC. Hence, the threat to commit suicide falling under the category of prohibited by law is illegal and it is harm to body. Now, ये harm to body है और ये injury है as per section 44 of Indian Penal Code. Therefore, it will amount to threat to injury. तो ये this will amount to threat to injury. Thus, the requirement of section 383 IPC are fulfilled and the accused wife will be liable for extortion. यहाँ पे section 383 के सारी conditions, requirements को fulfill कर देता है, जो भी हमने केस लिया है, फैक्ट्स लिए हैं, and the accused wife
इज लायबल फॉर एक्सटॉर्शन अंडर सेक्शन 383 और इसको 384 में पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट एक्सटॉर्शन की 384 में है, 383 में सिर्फ डिफाइन किया गया है। इंजरी टू द माइंड ऑफ द हस्बैंड कैन ऑल्सो बी एडेड इन द आंसर। आप अपने आंसर में इंजरी टू द माइंड ऑफ हस्बैंड, बिकॉज उसको आप मेंटली हैरेस भी कर रहे हो, राइट। The accused wife is mentally harassing the husband, so this injury to the mind भी है, injury to the body तो हमने डिस्कस कर ली, injury to the mind भी आप मेंशन कर सकते हो आंसर में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैंने एक बनाया है, the present case would also amount, see एक ये भी है ना कि अगर इसके अलावा कोई और ऑफेंस कमिट हो रहा है तो उसको भी डिस्कस करें, उसको भी एक्सप्लेन करें। तो यहाँ पे देखो the present case would also amount to robbery, since it was a fear of instant death as she threatened to commit suicide then and there, and also she was present before the victim, as well as the delivery of the money was done instantly, it would amount to the offence of robbery punishable under section 392 of the Indian Penal Code। इसने एक तरीके से अगर हम इसको और ज़्यादा गहराई में इसके जाएंगे फैक्ट्स में, तो क्योंकि लिखा भी है, राइट। अगर ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि जो दूसरा ऑफेंस जैसे कि क्वेश्चन है उसको भी आप एक्सप्लेन करें, अगर कोई और ऑफेंस किया है तो ये रॉबरी में भी आ जाएगा सेक्शन 392 में, राइट। रॉबरी के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बिकॉज इट विल बी वेरी, बहुत ज़्यादा आपके जार्गन्स में मैं चला जाऊंगा, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक ऑफेंस को हमने आज डील कर लिया है, उसको समझ लिया है, अभी दूसरे ऑफेंस में मैं नहीं जाऊंगा। बट जब हम 392 पढ़ेंगे, जब हम रॉबरी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी और पता चल जाएगा। दोबारा से आप इस क्वेश्चन पे आना, यू प्लीज़ रीविजिट दिस क्वेश्चन, दिस मॉडल आंसर, एंड यू विल कम अक्रॉस दिस थिंग दैट यस, the accused lady has committed an offense of robbery as well, which has been given under section 392 of the Indian Penal Code. The present case would also amount to robbery, since it was a fear of instant death का fear, as she threatened to commit suicide then and there, also she was present before the victim as well, and delivery of money was done instantly, it would amount to the offense of robbery punishable under section 392। तो ये सारे essential ingredients हैं रॉबरी के कि ये सब होना चाहिए। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो इसने जो वाइफ है, अक्यूज वाइफ है, उसने रॉबरी भी कमिट की है, और यहाँ पे आप मेंटल जो इंजरी टू द माइंड ऑफ द हस्बैंड है वो भी आप अपने आंसर में डाल सकते हो, राइट। तो ये एक मॉडल आंसर प्रैक्टिस थी। इस तरीके से आपने अपने पूरे के पूरे क्वेश्चन को फ्रेम करना है, आंसर लिखना है, और अगर इस क्लैरिटी के साथ इस तरीके से अगर आपने अपना आंसर लिखा, देन नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग द फुल मार्क्स। पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। ये आपने कंपोनेंट्स को याद रखना है, इशू फ्रेमिंग, प्रोविजन और द लॉ इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन, फैक्ट्स अप्रेजल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर लास्ट में डिसीजन क्या है वो, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आया। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस में आपको आंसर लिखना होगा, राइट। और बहुत आप खुद से भी लिखने की कोशिश करें, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, इन चीज़ों को अपने इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए कि आपको इशू फ्रेमिंग पहले करनी है, प्रोविजंस या फिर जो लॉ है क्वेश्चन के अंदर उसको आपने रेफर करना है, उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को कनेक्ट करना है फैक्ट्स के साथ, फैक्ट्स अप्रेजल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लास्ट में डिसाइड करना है कि क्या ऑफेंस बनता है या नहीं बनता, और अगर बनता है तो कौन सा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।